स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपकी अपनी कक्षा में। आज हम वाणी श्रृंखला द्वारा प्रकाशित पुस्तक हमारा समाज और पर्यावरण कक्षा 6 का अध्ययन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे पाठ 7 हर्ष का साम्राज्य, हर्षाज एम्पायर। भूमिका वर्धन वंश। हर्षवर्धन 606 से लेकर 647 ईस्वी। ह्वेनसांग सामाजिक जीवन, हर्ष की शासन प्रणाली, राजस्व एवं कल्याणकारी उपाय, धार्मिक जीवन, साहित्य एवं शिक्षा। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। हर्षवर्धन को प्राचीन भारत का अंतिम महान शासक माना जाता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत पुनः अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। सत्ता के विकेंद्रीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति तथा प्रदेशवाद की भावना ने इस विघटन को अत्यधिक बल दिया। थानेश्वर के वर्धन शासकों, वातापी के चालुक्यों तथा कांची के पल्लवों का महत्व बढ़ गया। इन राज्यों ने साहित्य, धर्म तथा स्थापत्य के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिए। अगला शीर्षक है वर्धन वंश। वर्धन वंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। उसने 580 ईस्वी से 605 ईस्वी तक शासन किया। वह थानेश्वर का शासक था। थानेश्वर वर्तमान हरियाणा में कुरुक्षेत्र के निकट स्थित है। उसके दो पुत्र राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन एवं एक पुत्री राज्यश्री थी। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन 605 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के शासक गृहवर्मन के साथ हुआ, जिसकी मालवा के शासक देवभूति ने हत्या कर दी। राज्यवर्धन अपनी बहन की सहायता के लिए आगे आया तथा उसने मालवा के शासक को पराजित भी किया, किंतु वह बंगाल के शासक शशांक के हाथों मारा गया। अगला शीर्षक हर्षवर्धन 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। तब वह केवल 16 वर्ष का था। उसने थानेश्वर एवं कन्नौज के राज्यों को मिला दिया तथा अपनी राजधानी को थानेश्वर से हटाकर कन्नौज में स्थापित किया, जिससे उसे निम्नलिखित दो भौगोलिक लाभ प्राप्त हुए। पहला, कन्नौज की केंद्रीय भौगोलिक स्थिति के कारण राज्य की बेहतर देखरेख तथा प्रशासन संभव हुआ था। दूसरा, थानेश्वर के विपरीत यह उत्तर पश्चिम के सीमावर्ती आक्रमणों से भी सुरक्षित हो गया था। हर्ष ने 41 वर्षों तक राज्य किया और एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। अपने शासन के आरंभिक 6 वर्ष उसने पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही में व्यतीत किए, जिससे 612 ईस्वी तक उसके शासन का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में बंगाल तक हो गया था। वह उत्तर का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था। उसने जीते हुए क्षेत्रों पर अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित न करके उन्हें उनके शासकों को इस शर्त पर लौटा दिया कि वे नियमित रूप से हर्ष को भेंट देते रहेंगे।
हर्ष ने चीन के साथ भी कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। समुद्रगुप्त की भांति हर्ष भी दक्षिण विजय का स्वप्न देखता था। अतः 620 ईस्वी में उसने दक्षिण की ओर विजय अभियान का प्रारंभ किया, किंतु वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के हाथों नर्मदा नदी के तट पर उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। वेनसांग एक चीनी यात्री था जिसकी बौद्ध धर्म में गहरी आस्था थी। वह कई बार हर्ष के दरबार में भी गया और उसने वहाँ जो देखा उसका वर्णन किया। वह बौद्ध साहित्य का संग्रह करने तथा बौद्धों के पवित्र स्थानों के दर्शन की अभिलाषा से भारत आया था। उसने 630 ईस्वी में चीन से प्रस्थान किया तथा गोबी के मरुस्थल को पार करके कुछ दिन मध्य एशिया तथा अफगानिस्तान में व्यतीत किए। उसने भारत में 15 वर्ष व्यतीत किए तथा कुछ समय तक हर्ष के दरबार में भी रहा। उसने कश्मीर, प्रयाग, बनारस, बोधगया, कांची, नेपाल, असम आदि राज्यों में भ्रमण किया तथा 645 ईस्वी में चीन लौट गया। उसने भारत में अपने अनुभवों का संकलन अपनी पुस्तक यूसी की, जिसका अर्थ है पाश्चात्य संसार के रिकॉर्ड, में किया। यह पुस्तक हर्ष के साम्राज्य की जानकारी की प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है। इस पुस्तक में भारत के निवासियों के सामाजिक व आर्थिक जीवन का विशद वर्णन किया गया है। यह है चित्र हेवसांग की। अगला शीर्षक है सामाजिक जीवन। हेवसांग ने लिखा है कि जनता वफादार तथा ईमानदार थी और अपने वादे को निभाती थी। अतिथि सत्कार करते थे। सामान्यतः लोग शुद्ध शाकाहारी थे। ये लोग बिना सिले वस्त्र धारण करते थे तथा नंगे पैर रहते थे। धनी लोग ईंटों से बने पक्के मकानों में तथा सामान्य लोग कच्चे मकानों में रहते थे। सफाई के प्रति लोगों में बहुत जागरूकता थी। हेवसांग कन्नौज नगर के भव्य भवनों तथा महलों से बहुत प्रभावित हुआ था। जाति प्रथा बहुत जटिल हो गई थी। अनेक उपजातियां अस्तित्व में आ गई थी। समाज में ब्राह्मणों का स्थान ऊंचा था और अछूत प्रथा प्रचलित थी। समाज में सती प्रथा का प्रचलन तो था, लेकिन पर्दा प्रथा नहीं के बराबर थी। हिंदू, बौद्ध तथा जैन मुख्य धर्म थे। लोगों में धार्मिक सहिष्णुता थी तथा वे आपस में सौहार्दपूर्वक रहते थे। हेवसांग ने लिखा है कि शिक्षा का तरीका भी पूरी तरह तैयार था। मौलिक शिक्षा मंदिरों और मठों में दी जाती थी। तक्षशिला, उज्जैन, गया और नालंदा में उच्च शिक्षा के लिए संस्थान बने हुए थे। राजा और धनी लोग इन विश्वविद्यालय के खर्च को वहन करते थे। हेवसांग स्वयं वहीं विश्वविद्यालय में रहा और पढ़ा था। अगला शीर्षक है हर्ष की शासन प्रणाली। हेवसांग के अनुसार हर्ष एक न्यायप्रिय तथा उदार शासक था। वह अपने राज्य की स्थिति की जानकारी स्वयं निरीक्षण द्वारा लिया करता था। प्रशासन में उसकी सहायता एक मंत्री परिषद करती थी। उसने अपने साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा, जिन्हें देश कहा जाता था। प्रत्येक देश एक अधिकारी के अधीन होता था, जिसे कुमारात्मक कहते थे। ये अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते थे। इनको
जागीर यानी कि भूमि के रूप में वेतन दिया जाता था, जिससे प्राप्त राजस्व का उपयोग वे अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर सकते थे। बदले में कुमारात्मक राजा को आवश्यकता पड़ने पर सैन्य सहायता देते थे। प्रांतों को जिलों में बांटा जाता था, जिन्हें प्रदेश कहा जाता था। प्रत्येक प्रदेश एक अधिकारी के अधीन होता था, जिन्हें आयुक्त कहते थे। हर्ष ने कठोर दंड विधान की व्यवस्था की थी। कुछ अपराधों के लिए मृत्युदंड भी दिया जाता था। हर्ष के पास एक शक्तिशाली सेना थी, जिसमें पैदल, घुड़सवार, हाथी तथा नावें सम्मिलित थी। अगला शीर्षक है राजस्व एवं कल्याणकारी उपाय। भूमि की कुल उपज का 1/6 भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था। व्यापारियों और शिल्पकारों पर भी कर लगाए जाते थे। इस राजस्व को प्रशासन द्वारा कल्याणकारी उपायों, धार्मिक अनुदानों तथा विद्वानों को पुरस्कार आदि देने पर खर्च किया जाता था। जनता की सुविधा के लिए अस्पतालों एवं विश्राम गृहों का निर्माण कराया गया था। उस काल में सड़कें सुरक्षित नहीं थी तथा चोर डाकुओं का भय अत्यधिक बना रहता था। अगला शीर्षक है धार्मिक जीवन। उत्तर भारत में वैष्णव तथा दक्षिण भारत में शैव धर्म का अधिक प्रचलन था। प्रारंभ में हर्ष शिव तथा सूर्य का उपासक था। बाद में हर्ष ने भी बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को अपना लिया। वह बौद्ध भिक्षुओं की संगति का आयोजन करता था तथा महायान संप्रदाय के सिद्धांतों को प्रचारित करता था। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वह प्रयाग में माघ मेले का आयोजन करता था, जो एक धार्मिक वर्ग था। इस मेले में हर्ष अपने वस्त्र तक दान में दे देता था। उसने 643 ईस्वी में कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन किया, जिसमें वेनसांग ने भी भाग लिया। वह बौद्ध भिक्षुओं, ब्राह्मणों, निर्धनों तथा अनाथों आदि को दान देता था। हर्ष के काल में बौद्ध धर्म का एक अन्य संप्रदाय वज्रयान के रूप में विकसित हुआ। इसके अतिरिक्त तारा नामक देवी की पूजा भी की जाती थी। अगला शीर्षक है साहित्य एवं शिक्षा। हर्ष वीणा वादन में भी निपुण था। उसने संस्कृत के 3 नाटक रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद लिखे। उसके दरबार में बाणभट्ट, दंडिन, सुबंधु जैसे विद्वान थे। बाणभट्ट ने हर्ष का जीवन चरित्र अपनी रचना हर्ष चरित्र में प्रस्तुत किया है। इसमें हर्ष के जीवन तथा तत्कालीन इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध है। कादम्बरी बाणभट्ट की अन्य प्रसिद्ध कृति है। ये चित्र है नालंदा विश्वविद्यालय का। हर्ष नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है, को आर्थिक अनुदान दिया करता था। विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षाओं तथा उच्च शिक्षा का एक महान केंद्र था। यहाँ साहित्य, दर्शन, गणित, विज्ञान, खगोल, धर्म आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। एशिया के अनेक देशों से विद्यार्थी यहाँ अध्ययन के लिए आते थे। अपनी उन्नति के चरम शिखर पर यहाँ 10,000 विद्यार्थी तथा 1500 विद्वान शिक्षक थे। विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। उनके रहने तथा खाने पीने आदि की भी निःशुल्क व्यवस्था थी।
हेनसांग ने भी यहाँ 5 वर्षों तक रहकर अध्ययन किया। 12वीं शताब्दी तक नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र रहा। बाद में तुर्क आक्रांताओं ने इसे नष्ट कर दिया। तक्षशिला, उज्जैन तथा गया भी उस समय के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। हर्ष की मृत्यु के साथ उत्तरी भारत कुछ समय के लिए उपद्रव में लीन हो गया। परिणाम स्वरूप बहुत से छोटे राज्यों का विलय हो गया, लेकिन दक्षिण में चालुक्य और पल्लवों के राज्य प्रबल हो गए। तो ये था आपका पाठ। अब हम पढ़ेंगे याद रखने योग्य बातें। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत पुनः अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। वर्धन वंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। हर्ष ने 41 वर्षों तक शासन किया तथा एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना भी की। हेनसांग एक चीनी यात्री था जिसकी बौद्ध धर्म में गहरी आस्था थी। हर्ष एक न्यायप्रिय तथा उदार शासक था। हर्ष वीणा वादन में निपुण था। आशा है आप सभी को पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दिया गया अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।